नमस्कार नमस्कार। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मैं सुनील यादव आप सभी के लिए होली की शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं लेकर के उपस्थित हुआ। बेसिक आज का उद्देश्य ये था कि होली में आप लोगों ने खूब मिठाइयाँ खाई होंगी, खूब गुजिया खाए होंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेडिकल एडवाइस लीजिएगा। वैसे हमारी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हाँ, एक जो आज के वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि इस होली की एक परंपरा है, जिस परंपरा को अच्छी परंपरा नहीं कहा जाएगा, कि बहुत सारे साथी, बहुत सारे लोग अल्कोहल का एक्सेस सेवन कर लेते हैं। अब मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि भांग का सेवन लोग करते हैं और तमाम सारे लोग उस वीडियो को देख रहे हैं। आज भी हमने देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा। तो चूँकि एक परंपरा चली आई है और हालांकि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अल्कोहल का सेवन हानिकारक है शरीर के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्कोहल का सेवन न किया जाए। फिर भी यदि हो जाता है और कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ओवरडोजिंग किसको कहते हैं, तो आम जनता के लिए भी, हमारे फार्मासिस्ट साथियों के लिए भी, मेडिकल के लोगों के और लोगों के लिए भी। क्योंकि प्राइमरी केयर वो आपके घर से शुरू होता है, फर्स्ट एड आपके घर से शुरू होता है। तो हर व्यक्ति को जानना चाहिए, हर पैरामेडिकल्स को जानना चाहिए कि इसके फर्स्ट एड में ओवरडोजिंग अगर कोई होती है तो क्या लक्षण आएंगे, फर्स्ट एड क्या करना है और उसके बाद किस लेवल पे ले जा करके उनको हॉस्पिटलाइज करना है या हॉस्पिटल में ले जाना है, चिकित्सीय सलाह कैसे लेनी है, तो इसकी जानकारी आवश्यक है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय में। एक तो आपका जो अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल, ये अल्कोहल के रूप में यूज होता है। और दूसरा मिथाइल अल्कोहल अगर यूज हो जाता है कहीं तो वो नुकसान कर जाता है। मिथाइल अल्कोहल उसको जो है अल्कोहल पॉइजनिंग के रूप में लेते हैं। तो अल्कोहल, आपका जो इथाइल अल्कोहल, इसकी मात्रा बहुत कम लेनी चाहिए। अगर जो ले रहा है उसको लंबे इंटरवल में लेना चाहिए। होता क्या, ओवरडोजिंग तभी होती है जब एक साथ बहुत जल्दी जल्दी आपने एक साथ ले लिया और अल्कोहल, उससे क्या होगा, आपके ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाएगा। तो आप क्या होता है कि ये जो है अल्कोहल, ये ब्रेन को क्या करेगा, थोड़ा सा डिप्रेस्ड करता है। और अल्कोहल जो है ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा बहुत तेज़ी से। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अल्कोहल गेट्स एब्जॉर्ब इन द बॉडी वेरी क्विकली। ये कहा जाता है बहुत तेज़ी से एब्जॉर्प्शन होता है और मेटाबोलाइज होने में इट विल टेक लॉन्गर टाइम। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है समझने की हमारे फार्मासिस्ट साथियों के लिए और आम आदमी के लिए, कि एब्जॉर्प्शन बहुत तेज़ी से होता है बट मेटाबोलाइजेशन वो बहुत टाइम लेता है, इसलिए नुकसान करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अभी क्या है कि आपने होली में देखा होगा बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के अल्कोहल लेते हैं। जो अच्छी अल्कोहल वाइन्स हैं उसमें अल्कोहल की मात्रा कम होती है। जो देसी अल्कोहल है उसमें, देसी शराब है उसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने इसको गवर्नमेंट की कई सारी वेबसाइट्स जो हैं, गवर्नमेंट के डायरेक्शंस जो हैं, उससे हमने कई सारी चीज़ें ली हैं। कुछ चीज़ें जो हम लोग पढ़े हैं उसको ली हैं। तो कई सारे बुक्स का है। फिर भी मैंने कभी भी ट्रीटमेंट पार्ट, मैंने पहले भी किसी वीडियो में ट्रीटमेंट पार्ट को बहुत ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन बहुत हानिकारक होता है। तो चिकित्सीय सलाह आवश्यक है। होगा क्या, अगर ओवरडोजिंग होती है तो क्या होगा और ओवरडोजिंग किस लेवल पे होगा, आप लोगों को, जो हमारे फार्मेसी साथी हैं, जो हमारे चिकित्सक हैं, जो हमारे पैरामेडिकल्स हैं, उनको पता है ओवरडोजिंग कब होती है। तो ज़्यादा जल्दी ले ले, ज़्यादा मात्रा में ले लिया, ओवरडोजिंग हो गया। ओवरडोजिंग हो गया तो जो ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल की
मात्रा होती है उसको वो बढ़ जाता है और उसको क्या बोलते हैं, BAC ब्लड एल्कोहल कंसंट्रेशन या ब्लड एल्कोहल कंटेंट, ये होता है BAC। अब BAC की मात्रा आपको बताएं, मैंने एक छोटा सा नोट बनाया था बहुत पहले। BAC की मात्रा कब बढ़ेगी, जब ज़्यादा एक साथ आप ले लेंगे। 0.0% अगर BAC है तो समझिए आपके ब्लड में एल्कोहल 0 है। 0.02% है तो इसमें क्या होगा, अल्टर्ड मूड होगा, थोड़ा मूड अल्टर्ड होगा, थोड़ा रिलैक्सेशन फील करेगा आदमी और हल्का सा लॉस ऑफ जजमेंट होगा, यानी बहुत क्विक जजमेंट नहीं ले पाएगा। ये मात्र 0.0% पे 0.02% पे है और 0.05% पे आदमी थोड़ी सी लोअर्ड अल्टर्ड होने लगता है, यानी वो बहुत अच्छा जजमेंट नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ तक 0.05% जो BAC होती है, यहाँ तक तो ये माना जाता है कि ये चल सकता है और कई सारे लॉज में यहाँ तक को सही ये माना गया है कि ये इलीगल नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 0.10% पे आती है BAC, तो ये क्या करेगी कि ये आपका रिटेंशन टाइम जो होता है उसको कम कर देगी और स्पीच जो है वो स्लगिश होने लगेगा थोड़ा सा और उसकी सोचने की क्षमता वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो जो 0.10 पे जैसे ही आप आते हो तो ये आप थोड़ा सा नुकसान की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपने डोज ले लिया ज़्यादा। अब आप देखो कि 0.15% अगर आ गया, यानी 15 ग्राम इन 1 लीटर ऑफ ब्लड, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये इसमें अल्टर्ड मूड, यहाँ से आपको नौसिया फील होने लगेगी, वोमिटिंग भी कभी कभार हो सकती है, किसी किसी को होती है, हर आदमी का थोड़ा सा अलग होता है इसमें। और दूसरा लॉस ऑफ बैलेंस, वो जब चलेगा तो बैलेंस थोड़ा बिगड़ने लगेगा। इसके बाद 0.15 से 0.3 तक यहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति होगी, यहाँ पे वोमिटिंग होती ही है, ज़्यादातर लोगों को 90% लोगों को वोमिटिंग होने लगती है और यहाँ पे उसको नींद जैसी आने लगी, ड्राउजीनेस हो जाएगा यहाँ पे। अब इस यहाँ तक तो आप घर तक रखने का और यहाँ तक आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता है, उल्टी होगा, 1-2 उल्टी हुई। लेकिन जैसे ही 0.3 to 0.4 हुआ तो इसको बोलते हैं हम लोग ओवरडोजिंग ऑफ अल्कोहल। BAC की मात्रा 0.30 to 0.40 अगर हो गई तो ये पॉइजनस हो जाती है, इसको अल्कोहल पॉइजनिंग में या अल्कोहल ओवरडोजिंग में गिना जाता है। और यहाँ पे आदमी क्या होता है कि कॉन्शियसनेस को लूज करने लगता है, यानी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा, उसको होश नहीं रहेगा। और 0.4% से अगर ज़्यादा होता है तो इसको हम लोग फैटल डोज बोलते हैं मेडिकली, यानी ये डोज इतनी नुकसान कर सकती है जो किसी की जान लेने के लिए काफ़ी होती है। तो मैं डरा भी रहा हूँ, मान लीजिए कि आपको डोज अगर आप पहले तो ना लीजिए, लेते हैं तो बहुत कम मात्रा में लीजिए। इसमें अगर 0.4% से ऊपर होता है तो कोमा की आ जाता है, रिस्क हो जाता है, मरीज कोमा में जा सकता है, रेस्पिरेटरी अटैक में जा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब ओवरडोजिंग को आप पहचानोगे कैसे? मैंने बताया नौसिया हो सकती है, यानी उल्टी जैसी महसूस होगी, वोमिटिंग हो सकती है। दूसरा, उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सांस रुक रुक के लेगा, वो कंफ्यूज लगेगा, आपको कुछ आप पूछेंगे वो सही से बताएगा नहीं। स्किन उसकी सफ़ेद पीली होने लगेगी, थोड़ा बेहोशी की स्थिति में जा सकता है, मूड स्विंग करेगा और मेमोरी लॉस होगी, आप कुछ पूछेंगे तो उसको याद नहीं रहेगा। और कभी कभार किसी किसी को झटके आ सकते हैं और शरीर में ऐंठन हो सकती है। दूसरा, एक कभी कभार क्या होती है कि उंगलियां आप देखेंगे या होंठ थोड़ा सा नीले नीले पड़ने लगेंगे। वो कब होता है? जब रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लगती है, सांस पूरी तरीके से ऑक्सीजन अंदर नहीं जाता है, तो ये स्थितियाँ आने लगती हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, फिर वही ब्लड और यूरिन की जांचें होती हैं। तो अब आप इसका ट्रीटमेंट क्यों करेंगे? ट्रीटमेंट इसलिए ज़रूरी है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है जिसमें आपको लगता है कि उल्टी और ये सब चीज़ें, सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी, कोमा की स्थिति में जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि
हमको उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। मॉनिटर करने के लिए आप घर में मॉनिटर नहीं कर सकते, तो या तो हमारा कोई पैरामेडिकल उसको मॉनिटर कर रहा हो चिकित्सक के देख रेख में, या हॉस्पिटलाइज करके उसको क्या करना है, एक तो सांस को प्रिवेंट क्या नाम उसको केयरफुली देखना है, सांस मरीज ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, सांस अगर रुक रही है तो उसको एयरवे लगाना पड़ेगा, और उसको करवट रखना है हमको, उसको उसकी क्या नाम है उसका सोने का तरीका बदल देना है, करवट कर देना है। दूसरा जो है ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं हम, ऑक्सीजन देंगे। उसके बाद और कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट उस हिसाब से देंगे। इसमें विटामिन्स और ग्लूकोज ये दे करके मरीज को थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश की जाती है, उसको रिहाइड्रेट किया जाएगा, और बाकी जो है कैरेक्टरिस्टिक ट्रीटमेंट होता है। कभी कभार अगर मैंने कहा कि इथाइल अल्कोहल में अगर मिथाइल अल्कोहल मिला हुआ है और वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है, एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, तो हीमोडायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ती है कि ब्लड से उसको निकाल दिया जाए सीधा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जब हो जाता। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मरीजों को जब उल्टी होती है, लोग घरों में उल्टी करते हैं, घर में आते हैं रास्ते में उल्टी कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई पेशेंट आप देखते हैं तो आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर कोई मरीज उल्टी कर रहा है तो उसकी उल्टी उसके सांस के नली में न जाने पाए, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप बैठा दीजिए मरीज को। अगर बैठ करके उल्टी करेगा तो उसकी सांस की नली में वापस नहीं जाएगा। और दूसरा, अगर वो लेटा ही है, आप नहीं उठा पा रहे हो, ऐसी परिस्थिति है, या घर में बच्चे हैं, तो उनको ये सिखा दीजिए कि वो करवट कर दें, मुंह टेढ़ा कर दें, और कभी भी सीधा मुंह नहीं रहेगा। अगर सीधा मुंह रहेगा तो वो सांस की नली में चला जाएगा, फिर उस मरीज को बचा पाना मुश्किल होगा। तो कभी भी उल्टी हो, केवल इसी की उल्टी नहीं, कभी भी उल्टी होती है तो उसको करवट कर दें या बैठा दें मरीज को। अकेला नहीं छोड़ना है मरीज को कभी भी, और उसको उसके रिस्पिरेशन पे ध्यान रखना है, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो कैसे पेट में जाता है, उसको आते और उसके स्टमक में जो है एब्जॉर्ब होता है, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है अल्कोहल, फिर वो लीवर मेटाबोलाइज करता है, उसको फिल्टर करता है। इसलिए जो भी अल्कोहल रेगुलर लेता है उसको अपना लीवर रेगुलर चेक कराते रहना चाहिए। अगर आपकी एलएफटी ख़राब होती है, आपका लीवर फंक्शन ख़राब है, आपको अल्कोहल तुरंत बंद कर देना चाहिए। आप एक बहुत ख़राब चीज़ है, लोग कहते हैं नहला दीजिए, परमानेंट उसके पानी के नीचे कर दीजिए, कतई मत करिएगा, हाइपोथर्मिया हो सकती है। अगर मरीज का एकाएक टेम्परेचर लॉस हो गया, एकाएक टेम्परेचर कम हो गया, आप बचा नहीं पाएंगे मरीज को। तो सीधा पानी के, ठंडे पानी के नीचे नहाने वाला मिथ ख़त्म करना पड़ेगा, वो नहीं करना है आपको। मुंह धुला दीजिए, हाथ मुंह धुला दीजिए, चलेगा, बट पानी के नीचे मरीज को नहीं करना है, ये एक मिथ है। और एक और मिथ है, गर्म काफ़ी लोग पिलाते हैं, गर्म काफ़ी कतई नहीं देना है। गर्म काफ़ी देंगे तो उससे डिहाइड्रेशन उसका मरीज का और बढ़ेगा, तो गर्म काफ़ी नहीं देनी है। कोई दवा अपने आप नहीं देनी है, अगर सिर दर्द बता रहा कोई दवा मत दीजिएगा। एक चीज़ मैंने और देखा है, लोग कहते हैं खुद उल्टी करा दीजिए मरीज को, और उससे क्या होगा कि अगर उल्टी होने लगेगा तो उसका अल्कोहल बाहर निकल जाएगा। कतई मत करिएगा, कभी भी खुद उल्टी कराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसमें कभी कभी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फंसता है पानी, कभी क्या होता है डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको आप घर में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आप ऐसी कोई भी चीज़ करने से बचिए, और मेडिकल इमरजेंसी ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आप खट्टी चीज़ें दे सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं उसका, अगर मरीज को उल्टी नहीं हो रही है तो। मरीज को कॉन्शियस रखिए, मरीज को स्वस्थ रखने की कोशिश करिए, और ये ध्यान रखिए कि अल्कोहल बहुत देर में एक्सक्रीट करेगा। तो अगर ऐसे लक्षण आते हैं ओवरडोजिंग के या इंटॉक्सिकेशन, जिसको हम लोग अपनी भाषा में इंटॉक्सिकेशन ऑफ अल्कोहल बोलते हैं, अगर ऐसे लक्षण आते हैं तो आप तुरंत चिकित्सक की सलाह ले लीजिएगा। और आपकी खुशियाँ बरकरार रहें, आपकी होली की खुशियाँ बरकरार रहें। आपको ये ना लगे कि होली के दिन ये क्या बता रहे हैं, लेकिन चूँकि ये हम लोग का ये कर्तव्य है, एक हमारा एथिक्स है कि हम पब्लिक को ऐसी जानकारियाँ ज़रूर दें जो उनके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद हो सके, उनके स्वास्थ्य को बचा सकें हम लोग। तो हम इसी एथिक्स के साथ एक फार्मासिस्ट होने, एक चीफ फार्मासिस्ट होने के नाते आप लोगों के बीच ऐसी जानकारियाँ लेके आता हूँ, और अपने साथियों को इसलिए कि एक रिफ़्रेशर हो जाता है हमारा, जो हमने पढ़ा है वो चीज़ें एक बार फिर से रिफ़्रेश हो जाती हैं। तो बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं, बहुत सामान्य चीज़ें हैं ये,
इसको आप ज़रूर करिएगा, संभालिए, पढ़िएगा और अपने आप को और अपडेट करने की कोशिश करिएगा। और अगर आपके आसपास कोई इस तरीके का मरीज़ है, सड़क पे पड़ा हुआ भी कोई मरीज़ अगर है और आपको लगता है कि उसकी सांसें रुकी हुई हैं, तो आप ज़रूर उसको उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाइए और उसका ट्रीटमेंट कराइए, उसकी जान बचाइए। तो आप सभी की होली खूब शुभ हो, खूब अच्छे से गुजिया खाइए, खूब अच्छे से पकवान खाइए और अपने शरीर का ध्यान रखिए। जो शुगर के पेशेंट हैं वो थोड़ा मिठाई कम खाइएगा, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो तली भुनी चीज़ें थोड़ा बचा करके खाइएगा और गर्म पानी पीजिए, थोड़ा गुनगुना पानी पीजिए। मौसम ऐसा है, इस समय वायरस का प्रकोप हो रहा है, इसको भी थोड़ा सा बचाइएगा। और कोशिश करिए कि अगर आपको ज़रा सा भी गले में खराश होती है तो स्टीम ले लीजिए और आज सोते समय नमक पानी का गार्गल ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कल आपका गला एकदम साफ़ रहेगा और आपके गले में अगर कहीं से कोई इन्फ्लेमेशन आता है तो वो ख़त्म हो जाएगा रात भर में। नमक से ऑस्मोसिस हो जाती है थोड़ी सी। तो आपकी होली बहुत अच्छी बीती है और आगे भी आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, जय हिंद।